डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास का सेकंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्राज्यवाद चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सवाल डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खूनी रविवार क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आपको भी पता है ये होते हैं, तो डिस्कस करते हैं। 1905 ईस्वी में रूस और जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। अर्थात आपको पता है कि 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि रूस जो है इतना बड़ा देश होते हुए भी जापान से हार गया था। अब हुआ क्या, आगे देखिए। पराजय के अपमान के कारण जनता की क्रांति कर दी। जनता ने क्या कर दी, क्रांति कर दी इस अपमान के कारण। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोग का समूहन प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे। तो ये आप सभी जानते हैं कि रोटी दो का नारा लगाते हुए 9 जनवरी 1905 ईस्वी को सारे लोग प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना ने, जार निकोलस द्वितीय के कहने पर जार की सेना ने इन सभी निहत्थों पर गोली बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और यह घटना रविवार के दिन हुई थी, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अब आगे अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अक्टूबर की क्रांति क्या है। तो अक्टूबर क्रांति क्या है, आप देखिए। अक्टूबर क्रांति को ही रूसी क्रांति कहते हैं और रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, इसे ही नवंबर की क्रांति कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बोल्शेविक क्रांति को ही नवंबर क्रांति कहते हैं और बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर की महीने में ये हुआ था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अक्टूबर क्रांति फिर से डिस्कस करते हैं। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले जानिए कि बोल्शेविक क्या है। बोल्शेविक एक राजनीतिक दल था रूस का, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप हमारे इंडिया में अभी बजरंग दल है, तो ये इस तरह से बोल्शेविक एक दल था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बोल्शेविक दलों के द्वारा पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया गया, जिससे करंस्की भाग गया और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गई, जिसकी अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी की घटना हुई थी। और आपको ये भी पता चल गया कि बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख नेता लेनिन को बनाया गया था और बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से निकल जाएंगे। अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, समान मजदूर, श्रमिक, आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अर्थात सर्वहारा, सभी रूपों से हारा हुआ वर्ग के लोग सर्वहारा वर्ग होंगे, जिसमें गरीब लोग ही तो आते हैं, कृषक लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो आपको सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि साम्यवाद होता क्या है। साम्यवाद एक ऐसा चीज़ होता है जो समाज के लिए काम करता है। अर्थात कह सकते हैं कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कि पूंजीपति वर्ग के शोषण से उसे बचाता है। यानी कह सकते हैं कि अमीर लोगों के शोषण से बचाने का प्रयास करने का विचारधारा ही साम्यवाद होता है। तो ये आपको मैंने समझाया, तो अब आगे क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ। साम्यवाद यानी पूंजीपति वर्ग जैसे लोगों से जो शोषण किए जाते हैं, गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का, उस शोषण से बचाने का विचारधारा साम्यवाद होता है। तो यही साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो बिल्कुल प्रश्न आपको समझ आ गया। अब आगे देखिए उत्तर। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि साम्यवाद की विचारधारा के अनुसार मजदूरों को पूंजीपति के शोषण से मुक्त कराना, उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूरों को विशेष सुविधाएं जैसे कार्य के घंटे, वेतन, मजदूर को संघ बनाने की सुविधाएं तथा मजदूर की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कराना। अब मैं आपको डिटेल समझाता हूं। सबसे पहले इसको क्या, ये एक ऐसी विचारधारा है, आपको पता चला एक सामाजिक एवं नई आर्थिक व्यवस्था है, क्योंकि साम्यवाद एक विचारधारा के अनुसार मजदूरों को पूंजीपति के शोषण से मुक्त कराने का काम करती है यह, और उसके बाद उत्पादन में वितरण में समानता स्थापित कराती है। अर्थात उत्पादन में और वितरण में
भी समान रूल अपनाता है, सभी को समान रूप से मिले, सभी मजदूरों को भी, सभी किसान लोग को समान रूप से उसको उत्पादन एवं वितरण मिले। उसके बाद मजदूरों को विशेष सुविधाएं मिले, जैसे कि कार्य के घंटे को कम करना, जैसे 12 घंटे का काम को 8 घंटे में बदलना, वेतन बढ़ा देना, मजदूरों को संघ बनाने की अनुमति देना, इन सभी चीज़ों की छूट दिए गए। ये छूट दिलवाने का काम साम्यवाद विचारधारा होती है। तो ये आपको समझ आया। और इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना, अर्थात कोई वर्ग नहीं हो, समाज का कोई अलग अलग वर्ग नहीं हो, अलग अलग समाज में टूटे नहीं, वर्गहीन समाज की स्थापना करने का काम करवाता है यह साम्यवाद। तो इन सभी कार्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि एक नया परिवर्तन लाता है, कह सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आपको पता है रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, और ये रूस की क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, तो आपको ये मालूम है। अब आगे देखिए, 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव काफ़ी व्यापक और दूरगामी थे। इसका प्रभाव न केवल रूस पर बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा था, जो निम्नलिखित कारण है। अब उसका देखिए, पहला कारण, रूस क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में बट गया, साम्यवादी एवं पूंजीवादी। अब आगे देखिए, विश्व धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति के पहले यूरोप में वैचारिक स्तर पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। तो हम कह सकते हैं कि इस क्रांति के कारण जो विश्व का विचारधारा है वो साम्यवादी और पूंजीवादी में बट गया। साम्यवादी मतलब जनता के बारे में भला सोचना, पूंजीवादी मतलब जनता को शोषण करना। तो इस तरीके से ये इसी में ऐसा हुआ था कि पूंजीपति लोग अलग हो जाएं और साम्यवादी विचारधारा के लोग अलग। अब आगे देखिए, दूसरा कारण ये था कि पूरे विश्व में ये प्रचार हो गया। अब देखिए, रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन दिया एवं इन देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को अपना वैचारिक समर्थन प्रदान करवाया। अर्थात मैं ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि रूस की क्रांति के कारण ही एशिया और अफ्रीका जैसे महादेश में जो गुलामी की भावना था, जो कह सकते हैं जो गुलाम में लोग रह रहे थे, वो भी सोचने लगे कि हम भी आज़ादी पा सकते हैं। तो ये रूसी क्रांति कह सकते हैं इस स्तर पर कि रूसी की क्रांति पूरे विश्व को प्रभावित किया था, क्योंकि रूस की क्रांति में जो जार से जो ये लोग मुक्ति पाए थे, रूस की जनता लोग ने जार को भगाया था। तो इसको देख करके पूरे विश्व में सारे लोग ने सोचने लगा कि मैं लोग भी अपनी गुलामी से आज़ादी पा सकता हूँ। अब आगे देखिए प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने बोल्शेविक क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? प्रश्न फिर से समझिए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी, तो वो रूस की पराजय बोल्शेविक क्रांति को कैसे उकसाया था, कैसे उसको मार्ग प्रशस्त किया था, ये बोला है। कैसे? तो अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। रूस इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा और युद्ध में शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझी रहे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रूस का वहाँ जो जार लोग था, रूस की जार को मतलब उलझाए हुए रखना चाहता था प्रथम विश्व युद्ध में, ताकि आंतरिक मामलों में वो भूल जाए। यानी अंदर में जो हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं जनता के द्वारा, वो सब भूला रहे। परंतु युद्ध में रूसी सेना चारों तरफ हार रही थी। सेनाओं के पास ना अच्छे हथियार थे, ना ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। इसके साथ साथ सेनाओं का वेतन भी बंद कर दिया गया था। इस प्रकार सेनाओं के साथ साथ जनता भी उग्र हो गए और इस उग्रता के कारण बोल्शेविक क्रांति का उत्पन्न हो गया, शुरुआत हो गया। तो अतः मैं कह सकता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय के कारण बोल्शेविक क्रांति का अग्रसर हुआ, बोल्शेविक क्रांति का शुरुआत हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस और जापान का युद्ध बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया कैसे? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि रूस और जापान के युद्ध के कारण बोल्शेविक क्रांति का उत्पन्न हुआ, शुरुआत हुआ कैसे? 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रूस जापान से हार गया था, जिसके कारण जापान ने रूस के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण रूस की जनता में आक्रोश फैल गया। और अतः मैं कह सकता हूं कि यह रूस और जापान का युद्ध के कारण बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन, समाजवाद क्या है? आपको यह जानना जरूरी है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल में समाज को जीवन जीने का नया दिशा दिया जाता है। अर्थात समाजवाद एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था है जो किसी देश के उत्पादन के साधनों
के निजी व्यक्ति या स्वामित्व के बजाय जनता या समाज पर आधारित होता है। और आगे यहाँ पे देखिए, समाजवाद में कर्तव्य और अधिकार के वितरण को हरेक से अपनी क्षमता अनुसार और हरेक को कार्य अनुसार के सूत्र से नियमित किया जाता है। यानी इसी सूत्र पे समाजवाद काम करती है। वो सूत्र क्या है? तो हरेक से अपनी क्षमता अनुसार, हरेक को कार्य अनुसार अपना उसको काम किया जाए, उसको विकास किया जाए। इस प्रकार से आपने समझा। साम्यवाद किसे कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मजदूर को पूंजीपति वर्गों के द्वारा शोषण होने से बचाता है। अर्थात साम्यवाद एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जो एक वर्गहीन समाज बनाने का प्रयास करती है। यानी समाज में कोई वर्ग नहीं हो, वर्गहीन समाज हो, समान रूल अप्लाई हो, समानता का अधिकार हो। साम्यवाद की विचारधारा 1848 ईस्वी में साम्यवाद की विचारधारा 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा विकसित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आगे देखिए, संवाद में हरेक से क्षमता अनुसार, हरेक को आवश्यकता अनुसार सिद्धांत का लागू किया जाता है। अर्थात साम्यवाद का सिद्धांत है हरेक से क्षमता अनुसार, हरेक को आवश्यकता अनुसार। उसमें था हरेक से क्षमता अनुसार, हरेक को कार्य अनुसार। समाजवाद में इसमें है हरेक को आवश्यकता के अनुसार उसको सिद्धांत लागू किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन के बारे में लिखें। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की अध्यक्षता में जर्मनी में संपन्न हुई। इस सम्मेलन में मजदूरों के हितों की बात की गई थी। उन्हें उचित वेतन मिले, कार्य करने का समय निर्धारित हो तथा वेतन में वृद्धि किया जाए। इस सम्मेलन में एक नारा दिया गया था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। और ये भी कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ही एक ऐसे देश हैं जो दुनिया के मजदूर एक हो नारा दिए थे, क्योंकि मजदूर के बारे में अच्छा सोचते थे, भला सोचते थे। अब आगे प्रश्न देखिए, चेका क्या है इसके बारे में लिखें। तो आपको पहले मैं बता दूं, चेका एक पुलिस दास्ता है, ये आपको ध्यान रखना है। चेका क्या है? मजदूर के नेता लेनिन ने सिपाहियों का एक गुप्त संगठन बनाया था जिसे पुलिस दास्ता या चेका कहा गया, जिसका प्रमुख कार्य राष्ट्र विरोधी कार्य करने वालों का अचानक छापा मारकर उसे गिरफ्तार करना। यानी जो राष्ट्र का विरोधी कार्य, यानी राष्ट्र के बारे में जो उल्टा सोचे, विरोध करे राष्ट्र को, उसको अचानक से छापा मारकर गिरफ्तार करने का काम चेका का था। यह एक ऐसा संगठन था जो छापा मार करके राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही लोगों को पकड़ता था। इस संगठन को चेका के नाम से जाना जाता है।